बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे रोज़े में मेडिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से। मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमाए, सबसे पहले उनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ, फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनरल सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दूसरी मेहमान है कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साइमा गयास साहिबा। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ में गलती कर गया, आप जब आपसे गुफ्तगू करेंगे तो उसके हवाले से आप फरमा दीजिएगा। मेरी तीसरी मेहमान है वरीशा तारिक शाह सनाख्वा, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ती है, और इन्हीं से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ आप अपने कलाम से कीजिएगा। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलवा रहा है। बुलाएंगे तुझे भी सरवरदी, बुलाएंगे तुझे भी सरवरदी। दिले मखमूर क्यों घबरा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। तुफ़ैले मुस्तफ़ा ज़हरा के सदक़े ज़माने भर में इज़्ज़त पा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की फातिमा की चल रही है। और ज़माना सारा लंगर खा रहा है, ज़माना सारा लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम वरीशा आपने पेश किया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाअल्लाह जो आप जनरल सर्जन हैं, जिस वक्त मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर साहब आप अपना तारुफ तो पेश करें, तो आप कहने लगे बस एक जनरल सर्जन के मैं देखता हूँ आपको। माशाअल्लाह आप जहाँ जिस जिस हॉस्पिटल में होते हैं, माशाअल्लाह एक लंबी कतारें होती है और लोग आपके पेशेंट माशाअल्लाह आपसे बड़े सेटिस्फाई हैं। और जब भी मैं देखता हूँ तो एक तवील कतार के बाद जो है नंबर आता है, कहीं 2-2 घंटे बैठना पड़ता है, कहीं 3-3 घंटे बैठना पड़ता है। लेकिन आपने एक छोटा सा लफ्ज़ कह दिया जनरल सर्जन, लेकिन यकीन कीजिए आपकी बहुत दिल में इज़्ज़त है। और माशाल्लाह जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, बिलखुसूस आपका अखलास और आपकी जो आपका जो मरीज़ से जो मिलने का अंदाज़ है और आप जिस तरह सेटिस्फाई करते हैं, मैं ये लफ्ज़ों की तारीफ़ नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, ये हकीकत है कि मैं ख़ुद जानता हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे उस सवाल की तरफ बढ़ूँ, मेरे वालिद साहब का ऑपरेशन था गालिबन, और मैं उस वक्त मेरा ख्याल रमज़ान का ही महीना था शायद गालिबन डॉक्टर साहब, ठीक है, और मैं हरम में था और केस बहुत पेचीदा था। तो मैं तवाफ़ करता जा रहा था और उस वक्त आप ऑपरेट कर रहे थे, और जिस तरीके से आपने कहा था कि उस वक्त शायद उनकी थैलियाँ लगेगी, ये लगेगी, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो केस भी माशाल्लाह जिस तरीके से हो गए, आप ख़ुद कह रहे थे कि मैं खुद हैरान हूँ कि वो केस पहले उस पर गुफ्तगू करके फिर आपकी तरफ आते जनरल सर्जन के हवाले से।
बस सलीम भाई, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने जो है ये स्किल्स अता की है, और अल्लाह ताला मुझे इसी तरह ही अपने मरीज़ों के साथ इखलास के साथ खुलूस के साथ काम करने की, पूरी एफ़र्ट करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अपने मरीज़ों के साथ इसी तरह रवैया रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इसी तरह जो है मेरे हाथों में मेरे लोगों के लिए शफ़ा अता फ़रमाए। आमीन। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, सरकार का करम है, वरना हम तो सिर्फ़ कोशिश करने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब वो केस उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ताकि मेरे वो नाज़रीन भी देखें। केस बड़ा पेचीदा था। आपने कहा था कि यार ये जिस तरीके की ये सारी चीज़ें आ गई है, और मैं हरम में था और मैं रब से दुआ कर रहा था कि आपसे बढ़ के कोई भी देने वाला नहीं, आपसे बढ़ के कौन शिफा देने वाला है। मैं वहाँ हरम में तवाफ़ के अंदर था, और वहाँ जब मुझे यकीन था कि अल्लाह पाक के फजल से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। फिर जब इसके बाद सारा ऑपरेट हुआ, सब कुछ बोला कुछ भी नहीं, माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हो गया। तो कुछ हरम की दुआएं भी थी और कुछ आपने भी बड़े अपने एफर्ट्स दिखाए। तो वो क्या, यानी वो केस क्या था? फिर इसके बाद मैं आपकी उस तरफ आता हूँ। उसमें सलीम भाई ऐसा था कि उनकी छोटी आंत में एक सुराख हुआ हुआ था, और वो मतलब एक तो आमतौर पर छोटे सुराख होते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था सुराख, और पेट के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं वो काफ़ी पेट में ज़्यादा फैली हुई थी, और इन्फेक्शन का एलिमेंट था पूरी बॉडी में भी। और आपको पता है कोई भी ऑपरेशन, वो उसका आउटकम जो है एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओल्ड एज थे, और जो उनको कोमॉर्ब्स मुख्तलिफ जो और जो पहले से मेडिकल कंडीशन उनकी चल रही थी वो भी साथ थी। तो उसके साथ अगर जो है आंतों में सुराख अगर 3-4 दिन पुराना हो तो आउटकम आपका रिज़ल्ट वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होता, और एज के साथ, और अगर मरीज़ को पहले बीमारियां हो तो उसके साथ। लेकिन बस अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। अल्लाह ताला ने जो है वो मेरे हाथों में उनके लिए शिफा रखी थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और पूरी अपने एफ़र्ट के साथ जो मैं कर सकता था वो किया। बाकी शिफा मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमाई। मेरा ये रब अल्लाह तो ताला खैर की वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत नाइस शख्सियत थी उनकी, और बाद में मेरे पास फॉलोअप पे भी काफ़ी मरतबा आते रहे। मेरी तो काफ़ी मुलाकातें रहीं, कुछ आपके साथ आए, कुछ आपकी फ़ैमिली के साथ आए, तो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा दुआ गो थे मेरे लिए। तो अल्लाह ताला उनको पल पल जो है उनको मग़फ़िरत करे उनकी, और उनकी क़ब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। आमीन। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप यकीन करें कि ये सवाल मेरे जहन में नहीं था। बस आपसे आगाज़ किया गुफ्तगू को, तो मैंने कहा ज़रा से इस तरफ भी लेके चलें, क्योंकि आपने एक तरह का, मैं तो कहूँगा आप हमारे मोहसिनों में से हो जो हम कभी आपको नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान का महीना चल रहा है और ग़ालिबन कुछ ही रोज़े रह गए हैं डॉक्टर साहब। तो ये रमज़ान में आपने किस किस्म के मरीज़ों को देखा, और क्या यानी उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने नज़र आई है? देखें, रमज़ान जो है रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए। अल्लाह ताला ने कोई भी फ़र्ज़ियत जो अपने बंदों के लिए रखी है तो उसमें बेशबहा इनामात और करामात हैं उसके लिए। रमज़ान के जहाँ हम फ़वाइद का ज़िक्र करते हैं, रमज़ान जो है वो उसके माशी फ़वाइद हैं, माशरती फ़वाइद हैं, रूहानी फ़वाइद हैं, और उसके बेशबहा जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। रमज़ान में रोज़ा जो है, समझ जाएं जिस तरह बुराइयों से एक ढाल है, उस तरह बीमारियों के लिए भी एक ढाल है। रमज़ान में ये होता है कि जब हम पूरे दिन की 12-14 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो इसमें बॉडी के तमाम ऑर्गन को रेस्ट मिलता है। तमाम ऑर्गन के साथ हमारे निज़ाम हाज़मे को, हमारे इसके अलावा हाज़मे के साथ साथ जिगर को बड़ा रिलीफ़ मिलता है। उसमें होता ही है कि जब हम फास्टिंग में होते हैं तो क्या होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ख़ुद ब खुद अल्लाह की तरफ से निज़ाम ये होता है कि वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है तो इंसान बहुत सारी दिल की बीमारियों से, फालिज से बच जाता है। फिर इसी तरह से जो मैदे के अंदर जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो सेल्स को, मैदे के सेल्स को रीग्रो होने का, बनने का, उसके नशोनुमा का अमल शुरू हो जाता है। तो मैदे की बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात मिल जाती है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास मरीज़ आते हैं जो अक्सर कभी अल्ट्रासाउंड उनके हाथ में रिपोर्ट होती है और वो हमसे ये कहते हैं, डॉक्टर साहब ये, अब मैं चूँकि जनरल सर्जन हूँ तो मेरे पास बहुत सारे मरीज़ ज़्यादातर जो है वो गॉल स्टोन डिजीज़ के साथ या सर्जरी के इसी तरह से और जो रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसके साथ आते हैं। तो अक्सर मरीज़ों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये जो फैटी लीवर है इसका क्या होगा, क्योंकि हर तीसरे चौथे पेशेंट को अल्ट्रासाउंड पे ये लिखा होता है फैटी लीवर। तो अब एक तरीके से जो फैटी लीवर अब ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन भी हो सकता है और नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है। तो नॉन अल्कोहलिक
जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, तो उसमें ये देखा गया कि रमज़ान में जो बंदा फास्टिंग करता है 12 से 14 घंटे की, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है, तो 12 से 14 घंटे की जो फास्टिंग होती है, उसमें अगर हम फास्टिंग करें और उसके साथ साथ कोई माइल्ड एक्सरसाइज उसमें ऐड करें, तो फैटी लीवर से बहुत हद तक हमें जो है ना उस पर अफाका हो सकता है मरीज़ों को। अच्छा, फिर बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर जो देखा है, अच्छा अब जो हम जिक्र करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो जिक्र करते हैं, डॉक्टर साहब हमें कोई हाजमे की प्रॉब्लम रहती है, या एसिडिटी होती है, या हार्ट बर्न होता है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये देखा गया है, ये इसलिए होता है चूँकि हमारे ग़िज़ा में बैलेंस नहीं होता, या उसके लेने में जो ग़िज़ाई एहतियातें हैं हम उसको फॉलो नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर हम रमज़ान में फ़ास्टिंग के दौरान होता ही है कि एसिड की प्रोडक्शन तो उतनी ही रहती है जितनी नॉर्मल होती है, ग़िज़ा हम लेते नहीं हैं, तो एसिड अपनी जगह पे होती है। उसके साथ साथ अगर हम अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें ऐड करें जो कि ज़्यादा मिर्चों वाली हों, ज़्यादा स्पाइसी फूड हों, ज़्यादा चिकनाई वाली हों, तो उस अच्छा इसके अलावा जो ज़्यादा जो डीपली कुक्ड डीप फ्राइड जो अशिया होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एसिडिटी के प्रॉब्लम मरीज़ों में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके डाइजेशन में एक प्रॉब्लम होती है मैदे की तरफ से। अच्छा, स्पाइसी फूड लेने की वजह से चूँकि एसिड ऑलरेडी मैदे में ज़्यादा होता है, तो स्पाइसी फूड की वजह से वो उनको जो है हार्ट बर्न, या हार्ट बर्न के बाद जो है वो उनको एसिडिटी और सीने में जलन और तेज़ाबियत, इस तरह की शिकायतें होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको, जो हमारे पास फॉलोअप में होते हैं, दिखाने भी आते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि जिनको गॉल स्टोन की प्रॉब्लम होती है, और वो उसके साथ आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अब भी बस ये रमज़ान गुजर जाए और रमज़ान के बाद हम इंशाल्लाह इसको जो ना ऑपरेट कराएंगे। तो अभी तो रमज़ान आ रहा है, उसकी तैयारी में हम लगे हैं। अच्छा, अब देखा यह गया है कि चूँकि जब मरीज़ फास्टिंग में होता है, तो फास्टिंग की वजह से होता यह है कि जो फ़ैट की डाइजेशन शुरू हो जाती है। जब फ़ैट की डाइजेशन शुरू हो जाती है, तो वो फ़ैट क्या करता है कि जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मकदार में पित्ते में पहुँचना शुरू हो जाता है। अब हाई कंसंट्रेशन में जब कोलेस्ट्रॉल पित्ते में पहुंचता है, तो वही कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्म करता है। अच्छा, ड्यू टू फास्टिंग जो गॉल ब्लैडर है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। तो क्या होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल का पहुंचना और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कम हो जाना स्टोन फॉर्मेशन करता है मज़ीद, और मज़ीद बाइल को गाढ़ा और उसके अंदर स्टोर कराता है, स्टेसिस कराता है। फिर होता यह है कि जब हम अफ्तार रोज़ा खोलते हैं, अफ्तार के वक्त उस दौरान क्या होता है कि चूँकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है ज़्यादातर डीप फ्राइड चीज़ें, पकोड़े और इस तरह की चीज़ें जो हम ज़्यादा मकदार में लेते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा मकदार में लेते हैं, उसमें क्या होता है कि अचानक फिर चूँकि जब हम फ़ैट लेते हैं अपने अफ्तार में रोज़ा खोलते वक्त, तो फिर बाइल की रिक्वायरमेंट होती है। जब बाइल की रिक्वायरमेंट होती है तो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और उसका सिकुड़ना और उसका हरकत करना ज़्यादा तेज़ होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जमा है या जो स्टोन है, वो अक्सर औकात वहाँ पे उसके पित्ते की नाली में कभी फंस जाता है, कभी गॉल ब्लैडर की नेक में फंस जाता है। तो बहुत सारे मरीज़ों को ये देखा गया है कि जो कि पित्ते की बीमारियों के साथ, जिनको पहले इतने मसाइल नहीं थे, लेकिन रमज़ान में फास्टिंग की वजह से थोड़ा सा, और वो उनकी बेहतियाती समझ लें, चूँकि ज़ाहिर बात है अब गॉल स्टोन का कोई पेशेंट है तो उसको फ़ैट की मकदार बहुत कम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो रमज़ान में ख़ासतौर पर फ़ैट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो प्रॉब्लम उनको जो है वो तो ऑलरेडी कम होता है, लेकिन वहाँ पे वो एग्रीवेट हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट जो है उसके दर्द के साथ, उसकी शिद्दत के साथ हमारे पास एडमिट होते हैं, और फिर वो एक्यूट स्टेज में होते हैं। एक्यूट स्टेज का मतलब ये होता है कि जिसमें जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो कभी कभार आके उसकी नाली में फंस जाता है और पित्ते की दीवार में सोजिश हो जाती है और उसमें सूजन हो जाती है, तो मरीज़ बहुत ज़्यादा पेन के साथ होता है और दवाइयों से उसको आराम भी नहीं आता। फिर हम मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि भाई उसके जो थोड़े वाइट सेल भी बढ़ गए हैं, तो बेसिकली वो एक्यूट फेज़ में चला जाता है। तो अक्सर औकात उन मरीज़ों को ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है। तो जो मरीज़ समझते हैं कि हम रमज़ान के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, तो उनको ये होता है कि वो रमज़ान में उनको ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ने से पहले कहता अक्सर डॉक्टर साहब मैंने अमूमन देखा है कि आजकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो टेस्ट बहुत बड़े बड़े लिख के देता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा लिख के देता है, बेचारे परेशान हो जाते हैं मरीज़। पहले के दौर में तो ऐसा नहीं था, अभी इतने ज़्यादा टेस्ट की तरफ क्यों? देखिए, टेस्ट जो हम लोग लिखते हैं, एक चीज़ तो होती है कि हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये है कि हम मरीज़ की जो हिस्ट्री लेते हैं उससे जो हम मालूमात अपने पास गैदर करते हैं, वो फिर उसका मुआयना करते हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है, अक्सर इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि उस
बीमारी को जो हमने पता किया उसको कंफर्म करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे मरीज़ जो हमारे पास, चूँकि देखें आजकल ऐसा है कि जो हमारी डाइटरी पैटर्न, लाइफस्टाइल ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको ब्लड प्रेशर है लेकिन उन्होंने कभी ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया। मैं आपकी बात यहीं रोक रहा हूँ। अक्सर मैंने ये सुना है कि इन लोगों की कोई लेबॉर्ट्री वालों से सेटिंग वेटिंग होती है। मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, मैं गया उसके पास टेस्ट कराने के लिए जब मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसने भी मुझे बड़े दबा के टेस्ट लिख के दिए ना। फिर मेरी इससे जब दोस्ती हो गई तो फिर मैं गया तो उसने मुझे 1 या 2 टेस्ट लिख के दिए। तो मैंने कहा यार बात क्या है, तुमने उस वक्त शुरू में तो बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए। तो बोला अब तो मेरे दोस्त हो गए। ऐसा वाला तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये असल में जो प्रोफेशनल एटीट्यूड जो होता है उसमें तो कोई इस तरह से नहीं करता मेरे ख्याल में, ना मैंने ऐसा मेरा देखा है। शायद हो सकता है वही मजाक में बोल रहे हो कि हाँ, जितना बचा हो सकते सकता है, क्योंकि हम तो वही चीज़ें कराते हैं जो चीज़ उससे रेलेवेंस उसकी बनती है। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं हमारे पास अक्सर, जैसे हमने उसकी क्लिनिकल मुआयना किया है, उसकी हिस्ट्री ली है और उसमें हमें पता चला कि पेशेंट जो है भाई बहुत पुराना है डायबिटिक और उसने कभी अपना शुगर का इलाज ही नहीं कराया है, कभी टेस्ट ही नहीं कराया है, तो ज़ाहिर बात है उसको कराने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है फिर उसके बाद उस शुगर का उसके मुख्तलिफ ऑर्गन पे क्या इफेक्ट है, तो उसके लिए फिर हमें फिर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन पे जाना पड़ता है। और ये पेशेंट की फ़िटनेस के लिए भी होता है और उसकी डायग्नोसिस के लिए भी होता है, तो जो ज़रूरी होती है वो बिल्कुल ऑब्वियस हमें करानी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा कि गायनोकोलॉजिस्ट मेरे उसमें मुंह पे नहीं चढ़ रहा था, इस वजह से मैंने स्टार्ट के अंदर भी वही वाली बात आ गई। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करने से पहले बोलूँगा डॉक्टर गयास साहब की आपकी मुलाकात कहाँ हुई और फिर किस तरीके से आप और ये दोनों एक साथ माशाल्लाह इस पेशे में के साथ साथ माशाल्लाह एक जीवन साथी भी बने? मैं और डॉक्टर रियाज मतलब हम लोग कॉलेज से साथ हैं, सिंध मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं हम लोग, मतलब बैचमेट थे क्लास पे लोग, वहीं हमारी मुलाकात आपने हुई। पसंद किया या डॉक्टर साहब ने पसंद किया? दोनों ने किया? 50-50 कह लें। ठीक है, चले इसकी तरफ बढ़ते हैं। माँ और बच्चों की प्रेगनेंट के हवाले से अगर मैं कहूँ तो इस वक्त रमज़ान का महीना भी चल रहा है और इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर क्या हिदायत देंगे आप, उसको किस तरीके से अपने उनको आपस के अंदर ट्रीट किया जाए माँ और बच्चों के हवाले से? अच्छा, इसमें ना मतलब एक्चुअली लोगों की परसेप्शन और बहुत सारे मिथ्स हैं रमज़ान को लेके। अभी जैसे डॉक्टर रियाज ने जिक्र किया कि रमज़ान के या रोज़े के बहुत सारे फ़वाइद हैं अगर हम इसके बहुत पॉजिटिव पहलू को देखें, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रेगनेंसी को लेके लोगों में एक बड़े अजीब से मिथ्स हैं कि अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसके आस पड़ोस के लोग, उसके घर वाले, अब तुम्हारी प्रेगनेंसी है, तुम ये कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम ये खा सकती हो, ये नहीं खा सकती। मतलब बिल्कुल साइंस में ऐसा है कि एक फ़ीमेल जब प्रेग्नेंट होती है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हमें चंद चीज़ें उनमें रोकनी होती हैं और चंद चीज़ों की एहतियात बतानी होती है। लेकिन अल्लाह ना करे प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक मतलब फिजियोलॉजिकल एक कुदरती अमल है। और मैं तो अक्सर मरीज़ों से कहती हूँ कि औरत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र ही उसकी प्रेगनेंसी है, अगर वो उसको समझे। तो अब वो प्रेग्नेंट हुई है तो डेफिनेटली अब एक चीज़ है उसके अंदर, उसमें से कुछ हार्मोन्स निकल रहे हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स उसकी बॉडी पे आएंगे। तो मतलब हमारे एंड पे ये चीज़ है कि मेरे पास बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आती है प्रेगनेंसी, स्पेशली फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो मैं फ़र्स्ट विज़िट पे बैठ के ना अपने पेशेंट को ज़रूर काउंसिल करती हूँ। उसको मैं बताती हूँ कि देखो तुम प्रेग्नेंट हुई हो, तुम्हारे साथ ये चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तुम मुझे इन सारी चीज़ों की कंप्लेंट करोगी, बहुत हद तक मैं शायद इसको ट्रीट नहीं करूँगी, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल चीज़ें हम थोड़ा सा तुम्हारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब चीज़ों तुम्हारी खुराक में, रहने सहने में कुछ चीज़ें ऐसी एडजस्ट करेंगे कि तुम मतलब अडॉप्ट कर लोगी चीज़ों। इसी तरह अब अगर रमज़ान है, स्टार्ट हुए ओपीडी में पेशेंट्स आना शुरू हुए, डॉक्टर साहब क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं उनसे कहती हूँ बिल्कुल, प्रेगनेंसी रोज़ा ना रखने की कोई वजह नहीं है। मतलब आम ज़बान में अंग्रेज़ी में हम एक जुमला बोलते हैं कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर रमज़ान। हाँ, रमज़ान है, फास्टिंग है, चंद चीज़ें हैं जो हम प्रेगनेंसी में बिल्कुल कंसीडर करते हैं कि एक पेशेंट अगर मेरे पास आके मुझसे पूछती है कि डॉक्टर साहब क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं चंद चीज़ें उसकी देखूँगी कि उसकी प्रेगनेंसी किस स्टेज पे है, किस ट्राइमेस्टर में है कहीं। अच्छा, दूसरा अगर जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, इसका इफेक्ट होता है। फिर इसको भी थोड़ा सा खोल देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का जी। तो 3-3 महीने, शुरू के 13 हफ्ते हैं, फिर 28 और फिर 28 हफ्तों से 40 हफ्तों तक। तो शुरू के 3 महीने यूजुअली ख़वातीन प्रेगनेंसी की वजह से ना उनको उल्टी मतली, खाया पिया नहीं जाता, तो इसमें हम पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं उल्टी के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा उनको बताते हैं कि अपनी खुराक में ना अपने नंबर ऑफ़ मील्स, खुराक थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें, लेकिन
नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दें। जैसे दिन में अगर वो 3 दफ़ा लेती है तो वो बढ़ा के 6 दफ़ा कर ये दें। रमज़ान की बात बता रही नहीं, हैं? मैं एक रूटीन अच्छा, की बात बता रही हूँ। तो उसमें हम क्वांटिटी कम कर देते हैं और थोड़ी सी हम ऑयली, स्पाइसी, चिकनाहट वाली चीज़ें अवॉइड कराते हैं, क्योंकि चिकनाहट वाली चीज़ों से ना मतली का अमल थोड़ा सा बढ़ता है, उल्टी मतली का। अब अगर कोई पेशेंट रमज़ान है और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और उसको ऑलरेडी ये अलामतें हैं, तो उसको हम बिल्कुल अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं रख सकती हो रोज़ा रखने से, क्योंकि फास्टिंग होगी तो ये तुम्हारी उल्टी मतली वाली कैफियत बढ़ेगी, तो इस ड्यूरेशन में तुम इसको मतलब रमज़ान मतलब रोज़े नहीं रख सकती। इसकी इवन हमारे दीन में भी इजाज़त है, कुरान में, जी, हदीस जी। में लिखा हुआ है। जी, अल्लाह जी। ताला ने जी, जी, फरमाया जो कि कोई कैफियत है सफ़र में उसके है, अंदर वो कर बीमारी सकते में है, प्रेगनेंसी है या दूध पिलाने वाली माएँ हैं, मतलब उनमें छूट है कि वो उस वक्त ना रखें, इसको बाद में पूरा कर लें। बाकी आखिर में आके अगर उसका डिलीवरी का टाइम करीब है तो हम कहते हैं कि हाँ रोज़ा ना रखें, अदरवाइज़ कोई मतलब अच्छा, कितने रमज़ान को डॉक्टर साहब कितने पीरियड मतलब किस टाइम रोज़ा ना रखे? कौन सा आखिरी पीरियड, 1 महीना रह गया, 8वां महीना? शुरू के 3 महीने, अगर उसको उल्टी मतली बहुत ज़्यादा ठीक है। अगर उसको उल्टी मतली बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो शुरू में भी रख सकती है। ये एक सोच है ना कि जी अगर वो रोज़ा रखेगी तो वो बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होगी, उल्टियाँ ज़्यादा होंगी। अगर ऑलरेडी वो इस सिचुएशन में है तो बिल्कुल हम मना कराते हैं, अगर नहीं है तो वो रोज़ा शुरू में भी रख सकती। अच्छा, आखिर में भी फिर अगेन ये मिथ है कि जी आखिरी महीनों में अगर वो रोज़ा रखेगी तो बच्चे की थैली का पानी कम हो जाएगा, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा। हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपनी रोज़े रख के देखे। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन में ये आता है कि पेशेंट का वज़न नहीं बढ़ रहा है या उसका वज़न कम हो रहा है, या वो ये कहती है कि रोज़ा रखने से मुझे वीकनेस है, मुझे बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, फिर हम उससे कहते हैं कि ठीक है वो रोज़े अभी छोड़ दें, इसकी गिनती वो बाद में पूरी कर ले। दरमियान का जो अरसा होता है ना प्रेगनेंसी का, 13 हफ्ते से 28 हफ्ते, ये मतलब कंपैरेटिवली ज़रा सेफ जोन होता है, इसमें वो आराम से रोज़े रख सकती है। तो वेट वाइज यानी कितना वेट उसका आ जाए, इतना वेट के ऊपर आप ये जो हम इसको जजमेंट जैसे हम करते हैं, पूरी जैसे प्रेगनेंसी में ना एक फ़ीमेल को एवरेजली 8 से 13-14 किलो वज़न बढ़ाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि मेरा जब पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ है वो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसका वेट कितना है। अगर वो बहुत कम वेट के साथ है तो मेरी कोशिश होती है कि उसका वज़न हम 12 से 14 किलो प्रेगनेंसी में बढ़ाएं। अगर एक पेशेंट मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओबीस है, उसका वज़न ज़्यादा है शुरू प्रेगनेंसी में, फिर हम उसका वेट गेन जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि 8 से 10 किलो वज़न उसका पूरी प्रेगनेंसी बढ़ना चाहिए। शुरू के 3 महीने में अमूमन बच्चा बनता है, वेट गेन यूजुअली लास्ट के 3 मंथ्स में होता है। तो मतलब ये इस तरह हम एडवाइस करते हैं। हाँ, चंद चीज़ें जो मैं आपसे कह रही थी ना कि जैसे मैंने देखना है कि प्रेगनेंसी किस स्टेज में है, उसको ऑलरेडी कोई ऐसी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है कि वो इंसुलिन ले रही है, तो फिर उसमें हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिससे उसकी कंडीशन मज़ीद ख़राब हो तो वो रोज़े छोड़ सकती है। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी में रोज़ा रखना कोई मतलब इससे ना बच्चों में कोई पैदाइशी नुक्स पैदा होता है, ना बच्चों के वज़न में, ना कोई वक्त से पहले डिलीवरी होती है, ना डिलीवरी पे कोई इफ़ेक्ट होता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, इसमें बस सिर्फ ये देखा गया है कि जो औरतें पूरे रोज़े रखती हैं उनमें ये देखा गया है कि उन औरतों की निस्बत जो रोज़े नहीं रखती, बच्चों का वज़न थोड़ा सा कम होता है फास्टिंग से, लेकिन ये भी बहुत मतलब कम परसेंटेज में देखा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसी में मैं एक और सवाल भी ले आऊँ कि जिस तरीके से रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखती है, वो दूध पिलाने की जो माँ का दूध है वो सबसे अफजल है, तो उसके हवाले से क्या किस वक्त पिलाया जाए, रोज़े की हालत में कितनी दफ़ा पिलाया जाए? इसमें भी रोज़े इसी तरह देखें, जैसे अगर वो फीड कराती है ना, फिर हम पेशेंट से यही कहते हैं कि अगर वो रोज़े रख सकती है तो वो बिल्कुल रखे। इसमें कोई मतलब ममानियत नहीं है, ना ये कि जी ब्रेस्ट फीडिंग है तो आप रोज़े नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ उसको लगता है कि उसको बहुत वीकनेस है या उसका फीड आना कम हो गया, तो फिर हम उसको वहाँ पे थोड़ी सी छूट देते हैं कि नहीं, क्योंकि उसने एक बच्चे को नर्स करना है, उस बच्चे की सारी खुराक माँ से जा रही होती है ना फीड के ज़रिए, तो वहाँ हम उसको थोड़ी सी छूट, ये हमारे दीन ने भी दी हुई है इस चीज़ की छूट, तो वो हम बिल्कुल उसको मतलब अलाउ कर सकते हैं। ये तो रमज़ान के महीने की बात है कि अगर रमज़ान के अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूँ कि फीडिंग टाइम कितने माँ पिला सकती है, मतलब दिन में, रात में, या किस तरीके से? ये तो और मतलब रमज़ान में अगर उसने रोज़े रखे हुए, एक तो हामला औरत के अलावा भी जो रोज़े रखे हुए, वो किस तरह अच्छा, feed यूजुअली हम जो एडवाइस करते हैं ना कि प्रेग्नेंट औरतें वो और जो मदर नर्सिंग मदर्स होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, मतलब वो कंटिन्यूटी में रोज़े ना रखें, वो रोज़ा एक रखें, एक छोड़ दें, एक दो रखें, फिर एक दो या छोड़ हामला दें। औरत की बात प्रेगनेंसी और ठीक ब्रेस्ट है, फीडिंग ठीक दोनों है, के लिए ठीक है। है, तो उससे ये होता है। अच्छा, फिर उसमें हम ये भी कॉम्पनसेशन कराते हैं थोड़ा सा कि जैसे जब वो रोज़ा मतलब खुल जाता है, रोज़ा खुलने के बाद जो रोज़ा अफ्तार से लेके अगली सहरी तक का वक्त है, उसमें चाहिए कि वो अपने पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब अपनी हाइड्रेशन क्या बेहतर चीज़ पिए रखें। ज़्यादा, क्या वो करेंगे ज़्यादा? फ्लूइड फ्लेवर्ड मिल्क ज़्यादा पीने चाहिए, जैसे पानी है, रूह अफ़ज़ा ले लेगी, नींबू पानी ले सकती है, टैंग है,
फ्लेवर्ड होता है ना, उसको जायका भी प्रेगनेंसी में जैसे उसको जायका भी थोड़ा अच्छा लगता है, उसकी न्यूट्रिशन भी पूरी हो जाती है। मतलब थोड़ा सा नमक और चीनी डाल के ये वाला पानी भी ले सकती है। लस्सी बहुत अच्छा है, कैल्शियम भी मिलेगी, मिनरल्स भी मिलेंगे, फ्लूइड भी उसको मिल जाता है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के साथ पूरी हो जाती है। बाकी फ्रूट्स का इस्तेमाल जो रिस्ट्रिक्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की, फ्राइड आइटम हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेडिशन है कि जी हमने पकौड़े और रोल और ये इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी ग़िज़ा खाएं, सादी ग़िज़ा खाएं और जल्दी जल्दी खाते रहें। एक वक्त में खा के बिल्कुल अपने मैदे को ब्लॉक करना और फिर अपनी तबीयत को ख़राब रखना और अगले दिन का रोज़ा छोड़ना, ये मेरे पेशेंट की ख़ुद एक्टिविटी की वजह से ऐसा होगा। तीसरी चीज़, जैसे रोज़ा रखा है, रोज़ा खोला है, फ्लूइड इनटेक है, डाइट है, तीसरी चीज़ हम थोड़ा सा उससे कहेंगे कि वो थोड़ी सी ना एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें। ये भी प्रेगनेंसी में एक बड़ा मिथ है कि जी तुम एक्सरसाइज करोगी तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी को कोई इफेक्ट, प्रेगनेंसी बहुत सेफ पड़ी हुई है, वो इतनी जल्दी उसको कुछ भी नहीं होगा। बहुत उठ के थोड़ा सा चले, अगली सहरी से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, इससे पेशेंट खुद बहुत बेहतर महसूस करेगा। प्रेगनेंसी के दौरान कितना चलना चाहिए, कितनी वॉक करनी चाहिए उसको? 30 मिनट्स वॉक हम नॉर्मली, एक लो रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब वो पेशेंट जिसको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एक लो रिस्क प्रेगनेंसी चल रही है, 30 मिनट्स की वॉक हम उसे एडवाइस करते हैं। दिन में करे, रात में करे? रात किसी में भी तो आपको टाइम पता पे। मोबाइल चोरी हो जाते हैं सारे के सारे। बगैर मोबाइल के चले जाएं। नहीं, मतलब 30 मिनट्स की वॉक है, मतलब वो ज़रूरी नहीं घर के बाहर हो, घर के अंदर ही कहीं सहन में मतलब वॉक करनी है उसे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपने वो सारी जो रमज़ान के हवाले से भी गुफ्तगू की, तो रमज़ान की वजह से इंसान के हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है? ये रमज़ान क्या हमें मैसेज देता है उस हवाले से? देखिए, रोज़े के तो फ़वाइद ही फ़वाइद हैं इंसान की सेहत पर, ठीक है। इसमें सबसे बेहतरीन जो है इंसान का निज़ाम हाज़मा बड़ा बेहतरीन हो जाता है। और उसके साथ साथ हम देखा जाए तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बहुत हाई चल रहा है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बिल्कुल समझ जाए एक बेहतरीन लेवल पे आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर का बड़ा अच्छा कंट्रोल हो जाता है उसमें, क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है इंसुलिन की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उसका शुगर कंट्रोल बेहतरीन हो जाता है। अच्छा, फिर देखा जाए कि वेट का कंट्रोल, अगर ज़ाहिर बात है डाइटरी हैबिट आपकी इस तरह से बेहतर हो जाती है तो उसके साथ साथ आपका वेट कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। इसके हार्ट पे बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होते ही हार्ट अटैक के इम्कान कम होते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा, ब्लड प्रेशर जैसे देखा जाएगा ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा उनका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इंसान बहुत एनर्जेटिक फील करता है, ग्रोथ हार्मोन इसमें ज़्यादा रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, तो समझिए मसल की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है, फ़ैट कम होने शुरू हो जाते हैं, मेंटली इंसान बहुत अलर्ट हो जाता है। उसका जो है समझिए न्यूरोजेनेसिस, जिसमें दिमाग के मज़ीद खुलिये बनते हैं, फॉर्मेशन होती है, उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। और इवन ये देखा गया कि बहुत सारे लोग अगर डिप्रेशन और एंजाइटी में कोई पेशेंट होते हैं तो उनकी डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से देखा जाए तो इसके बेशुमार इंसानी हेल्थ पे ना फ़वाइद हैं। और जहाँ तक देखा जाए कि इसमें बहुत सारी बुरी चीज़ों से इंसान अवॉइड करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग उसकी कम हो जाती है, स्मोकिंग की वजह से जो उसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं लंग्स में तो वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो है इसमें अल्लाह ताला ने जो है इंसान के लिए रोज़े में सेहत ही सेहत रखी हुई है। तो जो मसाइल होते हैं वो हमारे जो है वो ग़िज़ाई, अगर उसमें अच्छा वो पूरा दिन सहरी से अफ्तार तक आने के बाद फिर जब अफ्तारी पे आते तो सारा अच्छा उसमें होता ही है कि जैसे अब अगर आप रोज़े में ना फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसी तरह से आप जो है ना लो शुगर कौन से लें। फ्रूट ज़्यादा मंतखब किया जाए? अच्छा देखिए, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर एसिडिटी की किसी को प्रॉब्लम है या एसिडिटी के साथ हैं तो उनको चाहिए कि ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, मिसाल तो ऑरेंजेस हैं या लीमू हैं, उससे, या जो इस तरह से जो सोडा है जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इस किस्म के ड्रिंक से ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एसिडिटी को मज़ीद एग्रीवेट करती है, बढ़ाती है, ठीक है। फिर अगर एसिडिटी के साथ है तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए कि मिल्क का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा फ्रूट्स में हम उसमें बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं, चीकू है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास आजकल जो है वो तरबूज मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो बहुत एनर्जेटिक भी है और बहुत रिफ़्रेशिंग भी है, मैदे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है।
तो वो इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो सीने की जलन, इसकी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ख़ास तौर पे सहरी के टाइम पे भी, अफ्तार के पकोड़े वगैरह खाने के बाद अमूमन लोगों को जो ना, इसके लिए क्या यूज़ किया जाए, या कोई ऐसा कोई टोटका या कोई ऐसी चीज़? देखें, इसमें ये है कि अगर जैसे किसी पेशेंट को पहले से ही बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम तो इसमें बढ़ जाती है। लेकिन अगर पहले से सही मैनेज की भी और डाइटरी हम पैटर्न अगर सही रखेंगे, डाइटरी पैटर्न से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर हम सहरी करते हैं तो सहरी में हम ज़्यादातर जो है ना फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, घी तेल वाली अशिया ज़्यादा वो ना लें, मिर्चों का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। इसी तरह से हम हाई फाइबर डाइट लें, फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोशिश करें कि दूध का इस्तेमाल और दही का इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा जो है ना आपकी मतलब एसिडिटी को रोकने में मुआविन साबित होती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि हम अभी जो ना 6 गिलास पानी पी लें तो वो पानी शायद रिटेन रह जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो एक नॉर्मल लेवल में आपको उसको लेना चाहिए। और इसी तरह से फिर जब आप अफ्तार का भी टाइम है तो अफ्तार के वक्त भी आप जो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करना और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों से अवॉइड करना, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, और हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करना, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके अलावा जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है तो वो आप सहरी के वक्त वो मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी। और तीसरी बात ये है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि भाई अब सहरी से 10 मिनट पहले उठ गए और फटाफट जो है ना अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब आपने उसको सही तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं किया, तो वो लार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर जब आपके मैदे में जाएंगे, जब लार्ज पार्टिकल्स जाएंगे तो उसको ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट, ज़्यादा जूसेस की ज़रूरत होगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो एसिड ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए। तो अगर प्रॉपर तौर पर उसकी जो है ना आपने ग़िज़ा को सही तौर पर उसको खाया हो, चिबा के खाया हो और सही तौर पे खाया हो, सही टाइम के साथ खाया हो, तो वो नहीं होता। और खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेटना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब सोने से पहले जो है ना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का वक्फा रखें, 3 घंटे का वक्फा रखें। अच्छा। तो उससे ये होता है कि आप जो है ना खाने के फ़ौरी बाद भी लेटते हैं तो उससे भी आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। अच्छा दोस्तों, इस तरफ आता हूँ कि ये तो हो गया रमज़ान के बाद, अगर रमज़ान से हट के अगर हम जाते हैं तो ये जो खाने के जो टाइमिंग है वो बड़ा काउंट करती है। इसके हवाले से क्या कहेंगे, किस वक्त खाना चाहिए? सुबह अगर खाना खाया हुआ तो दोपहर का खाना, दोपहर के खाने के साथ रात का खाना, तो कितना वक्फा देना चाहिए और कितना खाना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, यानी अगर रमज़ान से हट के बात करें तो रमज़ान से हट के देखिए दीन में भी है कि बहुत ज़्यादा आपने फुल होके खाना तो वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल होके खाते हैं तो वो आपको वैसे ही प्रॉब्लम शुरू कर देती है। अगर आपको पहले से कोई एसिड पेप्टिक डिजीज़ ना हो या पहले से आपको कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, किसी दिन वैसे ही आप बहुत ज़्यादा करो, तो इस्लाम में म्याना रवी के हिसाब से एक थोड़ी भूख रख के ही खानी चाहिए, एक दरमियाने मकदार में। अच्छा, अब होता ही है कि जैसे हमारे यहाँ क्या है कि सोने से बिल्कुल जस्ट पहले खाना खा लेना या बहुत ज़्यादा लेट खाना, तो बहुत ज़्यादा लेट खाना जो है ना ये आपको प्रॉब्लम करती है। बहुत ज़्यादा जो है मतलब सोने से आप आधे घंटे पहले खा रहे हैं, 1 घंटे पहले खा रहे हैं और खाना खाते ही लेट जाते हैं, तो वो बिल्कुल ऑब्वियस आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम करती है। तो कोशिश ये करना चाहिए तमाम लोगों को कि खाना जो सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले, 2.5-3 घंटे पहले एटलीस्ट ज़रूर खाना खाएँ। खाना खाने के बाद दोपहर के खाने के क्या कहेंगे? दोपहर के खाने में तो दोपहर के खाने के बाद खैरूला फरमाना चाहिए, वो तो सुन्नत है। लेकिन क्योंकि वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना, रात को तो आप जैसे 7-8 घंटे की नींद होती है, 6 घंटे की, तो बहुत ज़्यादा एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप रेस्ट करते हैं, तो वो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन दोपहर के बाद तो लोग अमूमन खैरूला फरमाते हैं और वो सुन्नत भी है उसमें, तो उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन रात में ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शन है कि उसमें आप जो है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक ऐसा सवाल पूछने लगा हूँ जो मेडिकल साइंस ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे और वैसे भी उसका जवाब आप जिस तरीके से भी देना चाहें। अमूमन मैं देखता हूँ कि जो प्रेग्नेंट होते हैं उसके अंदर जो है अमूमन ये होता है कि जब ये चांद ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण होता है, तो बोले छुरी नहीं चलानी चाहिए, ये चीज़ नहीं चलानी चाहिए, इससे ये कान कट जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये यहाँ करेंगे। इसके क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इसकी कोई मतलब साइंटिफिकली तो कोई चीज़ ऐसी एविडेंट नहीं है कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का एज सच प्रेग्नेंट औरतों पे कोई इफ़ेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ मतलब ये बहुत सारे मिथ्स हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा बिलीव है, मतलब वो मानते हैं। अब मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे अब हमारे यहाँ ऐसा है, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, वहाँ लोगों का ये बिलीव नहीं है, तो वहाँ पे भी जो प्रेगनेंसीज़ होती हैं ना, लोग अपने रूटीन के काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चे सही होते हैं। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत सारे डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में कोई चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण नहीं हुआ होता।
तो इसमें मतलब ये है कि हम नफसियाती तौर पे जो है नहीं, थोड़ा सा नफ्सियाती नहीं, मतलब ये इसमें ना मतलब लोगों का एक अपना रिलीजियस बिलीव है उनके, तो इसमें ना हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट को मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते। अगर लोग हमसे इस तरह पूछते हैं कि जी ऐसी चीज़ है, तो मतलब मैं मरीज़ों से यूजुअली ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर आपका बिलीव है तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मतलब हमारे प्रोफेशन में हमारा एथिक्स ये है कि हमारा जो पेशेंट कहता है ना, वी ऑलवेज स्टैंड विद द पेशेंट। ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जिस तरीके से आपने हमें गाइड किया, जिस तरीके से आपने बताया, बहुत मुश्किल से आपने वक्त निकाला और हम आपको हमेशा इनवाइट भी करते बस आपकी मोहब्बत है इसमें। तो माशाल्लाह फिर भी आपकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई। हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम भी इंशाल्लाह करेंगे ताकि और ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा जी, हासिल करें। इंशाल्लाह। डॉक्टर रियाज साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साइमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मैं इजाज़त लेने से पहले वरीशा से कहूँगा कि वो आखिरी कलाम आप पढ़ेंगे। नाज़रीन, मैं लूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे इन्हीं अल्फाज के साथ कि मोहम्मद कमीम मुश्किलों को टाल रहा है, हामिल हज़ा के नसीबों को पाल रहा है। अरे मौत में जाए तो मैयत उठा लाए, जारी रहेगी मीम की वहदत तो उम्र भर। दामन पकड़ तू उम्मीद का, फिर तो खुदा से डर कि ये इब्तिदाए नामे मोहम्मद का करम है। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हुजूर आपके दर का मैं तना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, अता जो किया है बरम आपका है। ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो भी तुम्हारी कलम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है।